हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द सेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर्स जो कि पार्ट 12 है थर्मोडायनेमिक्स का, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वेरिएशंस ऑफ वर्क फंक्शन और वी कैन से हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एंड देन वी विल सी वेरिएशन ऑफ गिब्स फंक्शंस जिसको आप फ्री एनर्जी भी बोलते हो। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ गिब्स फंक्शन और वी कैन से फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। यस स्टूडेंट्स, पहले हम डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शंस। ठीक है, वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन और वी कैन से हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन। हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन किसके साथ देख रहे हैं हम यहाँ पर? विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले हम किसको देख रहे हैं? पहले हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन को। ठीक है, किसके साथ भी? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के साथ। ठीक है, नाउ देखिए हमने यहाँ क्या कहा है आपके पास? हमने कहा है कि आपके पास वर्क फंक्शन जो होता है उसको आप डिनोट करते हो ए से, राइट? आप उसको ए से डिनोट करते हो, कैपिटल लेटर ए से। तो हमें इसका वेरिएशन अब किसके साथ देखना है? हमें इसका वेरिएशन देखना है किसके साथ? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के साथ। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं एक इनिशियल टेम्परेचर रहा होगा और कहीं ना कहीं एक इनिशियल वॉल्यूम रही होगी। सेम इसी तरह से एक फाइनल वॉल्यूम और फाइनल जो है टेम्परेचर भी रहा होगा। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ मेरे पास क्या है आपके, यहाँ मैंने कहा कि मेरे पास एक इनिशियल टेम्परेचर T1 है। ठीक है, और इसी तरह से मेरे पास एक फाइनल टेम्परेचर T2 है। ना वॉल्यूम के साथ देख रहे हैं तो वॉल्यूम आपने क्या कर दिया है? V1 वॉल्यूम लिया और सेकंड टाइम आप क्या देख रहे हैं? V2। ठीक है, तो मुझे इन सब का रिलेशन किसके साथ देखना है? मुझे इन सब का रिलेशन किसके साथ देखना है? ए के साथ, वर्क फंक्शन के साथ। ओके, नाउ देखिए सबसे पहली बात, यदि मैं बात करूं वर्क फंक्शन के लिए इक्वेशन की, ठीक है, वर्क फंक्शन जो होता है इज गिवन बाय द इक्वेशन, इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये मैंने आपको पहले करवाया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो वर्क फंक्शन के लिए आप इक्वेशन क्या लिखते थे भाई? वर्क फंक्शन के लिए आप वहां पर इक्वेशन लिखते थे कि आपके पास वर्क फंक्शन दैट इज ए इज इक्वल टू क्या होता है? u माइनस टीएस। u माइनस टीएस या क्या लिखते थे आप? ये लिखते थे आप वर्क फंक्शन के लिए इक्वेशंस। ठीक है, नाउ यहाँ मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पता है कि यहाँ मुझे इसके अंदर वेरिएशंस देखना है विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ यदि मैं डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड्स को, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दिया। तो दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ए का डिफरेंशिएशन आपके पास हो गया डी ए। ठीक है, एज ए ही यू का डिफरेंशिएशन हो गया डी यू, और टी एस का क्या हो जाएगा दोनों टर्म्स के रेस्पेक्ट में? तो एक हो जाएगा आपके पास टी डी एस और दूसरा क्या हो जाएगा भाई? एस डी टी। ठीक है, तो ये मेरे पास होगी सेकेंड इक्वेशंस। ये आपके पास क्या होगी? है सेकेंड इक्वेशन। यदि बात की जाए बाय डेफिनेशन एंट्रोपी को आप कैसे लिखते हो? बाय डेफिनेशन आप क्या बोलते हो? एंट्रोपी की डेफिनेशन, एंट्रोपी चेंज जो आपके पास होती है, एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय, एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय द इक्वेशन। आप क्या बोलते हो उसके लिए? उसके लिए इक्वेशन होती है आपके पास यहाँ पर, दैट वन इज ds एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या होता है भाई? डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन में t, ये होता है। ठीक है, सपोज कीजिए दिस वन इज द इक्वेशन नंबर थर्ड हियर। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप क्या लिखते हो? नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या कहता है? डी यू होता है आपके पास। यस, आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और उसको आप किसके बराबर लिख देते हैं भाई? चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप लिखते हो डी क्यू रिवर्सिबल, प्लस में क्या होता है भाई आपके पास? डेल डब्ल्यू।
ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, डेल डब्ल्यू। अब देखिए यदि वर्क क्या है आपके पास, वर्क इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, इफ वर्क क्या हो आपके पास, वर्क इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन आपके पास है, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, W की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो आप सिंपल कह सकते हो कि आपके पास जो डेल W है वो नेगेटिव आता है और किसके बराबर होता है भाई, DW इज इक्वल टू PDV के बराबर होता है। ओके, नाउ पुट अप कर दीजिए वैल्यूज को। मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा था, DU, मैंने DU के अंदर क्या कर दिया है, DQ रिवर्सिबल माइनस क्या कर दिया है, माइनस मेरे पास आ गया है PDV। नाउ यदि मुझे यहाँ से DQ रिवर्सिबल की वैल्यू निकालनी है, यदि मैं यहाँ से क्या निकाल लूँ, डेल क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो, तो वो आपके पास क्या आ सकती है भाई, DU प्लस PDV। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। ओके, ये आपके पास आएगी DU प्लस PDV। ठीक है, सपोज कीजिए दिस वन इज द इक्वेशन नंबर, आपके पास क्या आ गई है, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 4th ईयर। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ गई है, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 4th ईयर। नाउ यदि यहाँ से जो आपके पास इक्वेशंस आ रखे, DQ रिवर्सिबल की वैल्यू आपको मिल गई है। ओके, तो DQ रिवर्सिबल की वैल्यू जो है यदि मैं किस में पुट अप कर दूं, डेल एस के अंदर। डेल एस कहाँ है आपके पास, थर्ड। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से इक्वेशन 6 से सॉरी जो इक्वेशन 4th है उससे उठा के इक्वेशन किस में रख दूं, इक्वेशन 3rd के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या राइट डाउन कर सकती हूँ भाई, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू भाई, DQ रिवर्सिबल। ठीक है, DQ रिवर्सिबल जो है उसकी वैल्यू उठाई और किस में रख दी, इन इक्वेशन 3rd। तो आपके पास डेल एस की वैल्यू कुछ चेंज हो गई और डेल एस की वैल्यू क्या हो गई भाई, DU प्लस PDV अपॉन क्या आ गया, T। ठीक है, 3rd इक्वेशन आप देख लीजिए, उसके अंदर मैंने वैल्यू पुट अप कर दी। नाउ इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैंने कहा दिस कैन बी रिटन एज TDS इज इक्वल टू DU प्लस PDV, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, DU प्लस PDV। नाउ वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए। TDS आपके पास कहाँ है, इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यू है, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दिया। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं भाई, फ्रॉम इक्वेशन 5 put the value of TDS in equation 2। इक्वेशन 2 देखिए क्या है, इक्वेशन 2 आपके पास लाइट डाउन है, किसके अकॉर्डिंग है, चेंज इन डीए है, इज इक्वल टू क्या लिखा है भाई, DU को एज इट इज रहने दो। देन आपके पास TDS की वैल्यू आप रख दो। TDS की वैल्यू क्या आ गई भाई, यहाँ पे DU प्लस PDV, ये आपके पास आ गई है DU प्लस PDV। और आखिर में आपके पास क्या है, SDT, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, नाउ जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उनको काट दीजिए। कैंसिल आउट टर्म होने वाली जो आपके पास यहाँ टर्म दिखाई दे रही है वो क्या है, DU से DU कैंसिल, माइनस DU एंड प्लस DU क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, नाउ आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो DA इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, DA इज इक्वल टू क्या बचता है आपके पास, वन मोर थिंग अबाउट इट हियर दैट वहां पर जो TDS था वो नेगेटिव था। ठीक है, TDS वहां नेगेटिव था, तो मैं यहाँ पर जो PDV की वैल्यू लिखूंगी वो कैसी आएगी भाई, नेगेटिव आएगी। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव आएगी। तो ये आपके पास क्या बच जाता है, यहाँ पर आपके पास बचता है माइनस PDV माइनस SDT, ये आपके पास यहाँ पर बच जाता है। सपोज दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 6। ओके, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 6 हियर। नाउ देखिए ये आपके पास जो इक्वेशन 6 आई है, इक्वेशन 6 आपके पास आ गई है, किसके लिए आई है, DA इज इक्वल टू, 6 इक्वेशन आपके पास यहाँ क्या आई है, दैट इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू हियर व्हाट, माइनस PDV माइनस क्या है, SDT। ओके, ये आपके पास आया है। नाउ मैंने जब स्टार्टिंग में देखा है तो मैंने क्या कहा अभी, स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में हेडिंग क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यही लिखा हुआ है ना, वेरिएशन ऑफ DA विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। नाउ यदि मैं इसको टेम्परेचर और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखूं, इसको टेम्परेचर और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो केसेस में इसको डिस्कस कर सकती हूँ। पहला केस यदि मैं डिस्कस करूँ किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, पहला केस कैसा ले लूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस, और दूसरा किसके लिए ले सकती हूँ, वॉल्यूम है तो मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक
कोरिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, मैं इन दोनों प्रोसेसेस के लिए इस इक्वेशन को फॉलो करवा सकती हूँ। आपके पास कंडीशंस क्या आ जाएंगी, देखिए जब आप डीए को लेते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक का मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम इज 0। ठीक है, तो आप इसको dt लिख सकते हो और ये dv, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर इज हियर 0, कांस्टेंट रहेगा वो। ठीक है, नाउ आप यहाँ पर क्या राइट डाउन कर सकते हो, आपको पता है आपके पास क्या आया है, डीए आया है। डीए मैंने अब कहाँ देखना है, मुझे यहाँ पर देखना है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो, तो मैंने इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे दिया। ये किसके बराबर हो जाता है आपके पास, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस पी डीवी। ये किसके बराबर बचेगा, ओनली माइनस पी डीवी, क्योंकि जो दूसरी टर्म है ना एस डी टी, एस डी टी है, उसमें मैंने क्या कर दिया है, डी टी को क्या ले लिया है, 0। ये तो पूरी टर्म क्या हो गई आपके पास, 0 हो गई। तो इसका मतलब जो सेकंड टर्म है ना ये वाली एस डी टी, ये तो क्या हो गई भाई, 0 हो गई है। 0 हो गई तो इट मीन्स आपके पास बचा क्या, आपके पास यहाँ पर क्या बचा, डी ए किस पे बचा है भाई, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर बचा है, माइनस पी डी वी के बराबर। ठीक है, माइनस पी डी वी के बराबर बचा है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी ए बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वो किसके इक्विवेलेंट आया है, वो किसके इक्विवेलेंट आता है आपके पास, दैट इज इक्विवेलेंट टू माइनस पी। इस तरह से आप इसको यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो, आप इसको इस तरह से यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, नाउ सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब आपने डीए को लिया, आपने क्या लिया भाई, आपने डीए, जो आपके पास इक्वेशन 6 है ना, इस जो ऊपर मैंने लिखी इक्वेशन 6, वो मैंने अब कहाँ पे देखी है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की टर्म जो यहाँ पर रहेगी दैट इज माइनस पी डी वी, वो तो क्या होगी भाई आपके पास 0, बचा क्या, इज इक्वल टू माइनस एस डी टी। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास, माइनस एस डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो आप इसको इजीली वे में क्या लिख सकते हो भाई, जो डीए टर्म है वो किसके उसके नीचे क्या हो गया, dt आ गया है। कहाँ पर डिस्कस किया आपने इसको, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। अब देखिए ये किसके बराबर आ जाता है, ये किसके बराबर आएगा, दैट विल बिकम्स इक्वल टू माइनस एस, ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एस। तो ये केसेस आ गए आपके पास आइसोथर्मल का, और दूसरा आ गया आइसोकोरिक, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। फर्स्ट वन जो था आपके पास वो था टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर इसको देखा। ओके, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या कहा है, मुझे वेरिएशन देखना था, स्टार्टिंग से देखिए, मुझे वेरिएशन देखना था हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन का, किसके साथ, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के साथ। ओके, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, ए लेना है, क्यों, क्योंकि वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं ए से। मुझे उसका रिलेशन किसके साथ देखना है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो T1 T2 इनिशियल फाइनल टेम्परेचर हो गए, V1 V2 इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम्स हो जाती है। यदि वर्क फंक्शन के लिए मेरे पास इक्वेशंस गिवन है, वो क्या होती है भाई, A इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। ठीक है, A इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। ठीक है, और यदि मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने से मेरे पास मिलता है डी ए इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस एंड एस डी टी। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि आपको पता है बाय डेफिनेशन, आपको एंट्रोपी की जो रिलेशन पता है, बाय डेफिनेशन आप एंट्रोपी का रिलेशन कैसे देते हो, वो आप देते हो कि आपके पास ds किसके बराबर होता है, dq रिवर्सिबल बाई t। ओके, एज इट इज आपको ये भी पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये रिलेशन देती है, du इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डेल क्यू रिवर्सिबल प्लस डेल w। यदि वर्क क्या है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, तो आपको पता है दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, देन आपके पास वैल्यू आती है नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब आपके पास डेल w किसके बराबर होता है, pdv के, और pdv क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने dw की वैल्यू को पुटअप कर दिया किसके अंदर, du के अंदर। तो du के अंदर जब वैल्यू पुटअप किया तो आपके पास रिलेशन आ गया du इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल माइनस pdv। ओके, तो आपको देखिए यहाँ से यदि आपको डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू मिल जाती है, तो डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू आपके पास क्या आई है, डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये माइनस पीडीवी है, तो ये हमने यहाँ से इसको क्या कर लिया है, दूसरी अपोजिट साइड में लेके गए हैं डेल क्यू रिवर्सिबल को, तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव आ गई है। नाउ
आपके पास जो डेल क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू आई है उसको मैंने इक्वेशन थर्ड के अंदर रख दिया। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल क्यू रिवर्सिबल इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड देख लीजिए कौन सी थी, इक्वेशन थर्ड आपके पास ये थी जिसके अंदर आपने एंट्रोपी का जिक्र किया है, ठीक है। वो किसके बराबर थी, डेल क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो डेल क्यू रिवर्सिबल ये आ गई आपके पास डेल क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू, दैट इज डी यू प्लस पी डी वी। उसके अपोन में टी ऑलरेडी प्रेजेंट था तो मैंने टी को एज इट इज रखा, ठीक है, रीअरेंज कर दिया मैंने, टी को डीएस की साइड ले लिया तो आपके पास टीडीएस हो गया किसके बराबर, डी यू प्लस पी डी वी। तो इक्वेशन नंबर 5 आपको यहाँ से मिल गई है। नाउ इक्वेशन 5 से आप क्या करो, टीडीएस की वैल्यू को उठाओ और जो आपके पास स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन करने के बाद डीए की वैल्यू मिली थी उसके अंदर रख दीजिए। तो इक्वेशन 2 के अंदर मैंने उसको क्या कर दिया है, पुटअप कर दिया है। जब मैंने इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यूज को पुटअप किया तो आपके पास यहाँ पर क्या आया, डीए इज इक्वल टू डी यू माइनस डी यू पी डी वी। तो डी यू से डी यू जो था वो कैंसिल आउट हो गया, आपके पास पी डी वी और एस डी टी बचा, ठीक है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर मिल गया डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी एंड माइनस एस डी टी। ओके, नाउ यहाँ पर क्योंकि मैंने डिस्कशन किया है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, ठीक है, वेरिएशन देखना है ना, तो मैंने कहा कि सपोज कीजिए कि आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। आपके पास कैसा प्रोसेस है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और दूसरा क्या है, आइसो कोरिक, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो यदि आइसोथर्मल है तो मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, आइसोकोरिक है तो मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी। एट दैट टाइम आपने क्या देखा कि जो भी टर्म, जब आइसोथर्मल है तो मतलब टेम्परेचर की टर्म 0 हो जाएगी, आइसोकोरिक में वॉल्यूम की टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बाकी बची हुई टर्म किसके बराबर हो जाएगी, डी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो आप जो स्मॉल चेंजेस की वैल्यू है उनको एक साइड रख लीजिए। जैसे आपके पास यदि आइसोथर्मल में देखा तो डीए बाई डीवी आ गया कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसके बराबर, पी के बराबर। ऐसे ही आइसोकोरिक के अंदर आपको क्या मिल गया, डीए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एस, ठीक है। तो ये था आपके पास वेरिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर क्या आता है, हम यहाँ पर ये बोल देते हैं कि आपके पास क्या है, यदि आइसोथर्मल कंडीशन प्रोसेस है, ठीक है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, या आप कह सकते हो आइसोथर्मल कंडीशंस आपको यहाँ पर दी गई है ऑफ एन इनफाइनाइट असेंबली, ठीक है। लार्ज चेंजेस के लिए आप यदि देखना चाहें चेंज, तो इक्वेशन 9 जो आपने अभी भी लिखी थी आइसोथर्मल के लिए, ठीक है, इक्वेशंस जो आपने पीछे लिखी, क्या लिखा था भाई आपने आइसोथर्मल के लिए, लिखा था डीए बाई डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो किसके बराबर था भाई, प्रेशर के। प्रेशर कैसा आया था, नेगेटिव, तो माइनस पी के बराबर था, ठीक है, ऐसा आपने दिखा था। तो इसको यदि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ, कैसे रिप्रेजेंट करूंगी कि मेरे पास कंडीशन क्या है, आइसोथर्मल, मतलब T1 टेम्परेचर इज इक्वल टू T2। एट दैट टाइम यू हैव टू सी व्हाट, यू हैव टू सी वेरिएशन इन वर्क फंक्शन, ठीक है। जब आपके पास इनिशियल से फाइनल स्टेज एक्वायर की किसने, ए ने, वर्क फंक्शनल ने, कब वॉल्यूम चेंज हुई V1 से V2, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन जो है यहाँ पर बताना है, ये रिलेशन आपको यहाँ पर बताना है कि आपके पास क्या, आपके पास चेंजेस देखने को मिलेंगे, यहाँ पर क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए हमने कह दिया कि आपके पास आइसोथर्मल कंडीशंस आ गई है। आपको यहाँ पर ये मैंने जो A1 लिखा है सभी को पता है, ये क्या है भी आपके पास इनिशियल स्टेट, A2 क्या है फाइनल स्टेट, ओके। ऐसे ही V1 क्या है इनिशियल स्टेट और V2 क्या है भाई फाइनल स्टेट, ओके। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया है कि आइसोथर्मल कंडीशंस है इनफाइनाइट असेंबली चेंजेस के लिए आप देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख दिया भाई, मैंने यहाँ पे ये माना कि आपके पास लेट, क्या माना कि A1 एंड A2 क्या है, एक क्या है इनिशियल वर्क फंक्शन, A1 क्या है इनिशियल वर्क फंक्शन और दूसरा क्या है भाई फाइनल वर्क फंक्शन, दूसरा क्या है फाइनल वर्क फंक्शन, ठीक है। इसी तरह से वर्क फंक्शन है, ये कब होते हैं ये वर्क फंक्शन, व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, जब वॉल्यूम V1 से V2 चेंज होता है तो वर्क फंक्शन के अंदर क्या चेंज आता है भाई, वर्क फंक्शन इनिशियल स्टेट A1 से A2 पर चला जाता है, ठीक है। तो आप इक्वेशंस जो आपने लिखी है ऊपर क्या लिखी है, DA बाई DV, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने ऐसे लिख दिया इसको कि DA
ठीक है, कहाँ था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किसके बराबर था भाई, पी डी वी के बराबर था, यही था ना, यही आपने लिखा था, पी डी वी था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपने यहाँ पर लिखा था। यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, यदि इस इक्वेशन को क्या कर दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है, इक्वेशंस जो भी आपने लिखी, चाहे आप इसको इक्वेशन पीछे जो नाम दिया वो नाम दे सकते हो, या इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लो, ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को क्या कर दिया है भाई, इंटीग्रेट कर दिया है। ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेट करने पे आपको क्या मिलेगा, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो देखो ऑब्वियसली आपके पास क्या आएगा, डीए का इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे, इनिशियल स्टेट A1 से A2 तक, एज इट इज आप क्या करोगे, पीडीवी है तो मैंने लिखा पीडीवी, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां कर दोगे भाई, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज कितना हुआ है, V1 टू V2, वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव थी, तो मैंने इसको नेगेटिव लिखा है, माइनस पीडीवी था आपके पास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा भाई, इन नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखोगे यहाँ पर, कि आपको पता है कि आपके पास पीडीवी है, ओके, तो पीवी आपके पास किसके बराबर होता है, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस, लिख दीजिए। 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस के लिए आप क्या लिखते हो, सभी को पता होता है आपके पास, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, ओके। यदि 1 ही मोल ले लिया, इट मीन्स मैंने एन को क्या कर दिया है, 1 कर दिया है, और 1 मोल लिया है तो ये क्या हो गया आपके पास, ये तो 1 हो गया, ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर क्या बच गया, आपके पास बच गया पीवी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं P की वैल्यू निकाल लूं तो P की वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है भाई, आर टी अपॉन में V, ठीक है, ये आपके पास होगी आर टी अपॉन में V। नाउ यदि इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं पीछे वाली इक्वेशन के अंदर, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ P इन प्रीवियस इक्वेशन, प्रीवियस इक्वेशन क्या है भी आपके पास, प्रीवियस इक्वेशन अभी अभी हमने लिखी थी, वो क्या लिखी थी कि आपके पास कुछ इस तरह से था, dA और इसका इंटीग्रेशन A1 से A2 था, देन आपने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन करना था आपने V1 से, नॉट V2, दिस वन, क्योंकि इनिशियल स्टेट V1 होती है ना, तो V1 से इंटीग्रेशन करेंगे अप टू V2, वैल्यू नेगेटिव में थी तो माइनस, ओके। नाउ आपके पास और क्या बचता है भाई, आर टी पीवी, ये था आपके पास पी डीवी था, ठीक है, तो मैंने P की जगह वैल्यू रख दी, मैंने क्या किया, P की जगह वैल्यू रखी, तो P की जगह वैल्यू रख दीजिए, आपके पास क्या हो गया, V1 टू V2 माइनस P की वैल्यू आपके पास आ गई है क्या, P की वैल्यू आपने लिख दी RT बाई V, बाकी टर्म क्या है, DV गिवन है, ठीक है, बाकी टर्म क्या गिवन है, डीवी गिवन है। नाउ इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट टर्म्स बाहर ले लो, कांस्टेंट टर्म्स क्या है, आर एन टी, ठीक है, बाकी जो टर्म्स है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, एल एन और V2 बाई V1, ये आपके पास आ गया, या आप इसको इधर लिख सकते हो, डीए का इंटीग्रेशन होके आपको क्या मिल जाएगा, डीए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ गया है, ओके। बट देखिए एक चीज और आपको यहाँ पर पता है, आपको यहाँ पर क्या पता है कि एनआरटी जो होता है, ठीक है, ये जो आर टी एल एन V2 बाई V1, आपने पीछे जब वर्क फंक्शंस पढ़े थे तो उसके अंदर क्या देखा था कि ये किसके बराबर होता है, W मैक्सिमम के बराबर होता है, ये कितना बराबर होता है, ये माइनस नहीं होगा, माइनस साइन को छोड़ के, ठीक है, आर टी एल एन V2 बाई V1 किसके बराबर होता है, W मैक्सिमम के बराबर होता है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि आपके पास क्या आ गया, फाइनल आपके पास क्या आया, डेल ए, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो किसके बराबर हो गया भाई, ये पूरी टर्म क्या हो गई, ये जो पूरी टर्म है आर टी एल एन V2 बाई V1, ये तो क्या बन गई आपके पास, ये सारी की सारी आपके पास बन गई है W मैक्स, क्या बन गई, W मैक्सिमम, ठीक है, नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन इसके आगे हमने लगा दिया है, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जब हमने वॉल्यूम को क्या किया है भाई, जब वॉल्यूम के साथ वर्क फंक्शन क्या कर रहा है भाई, चेंजेस शो कर रहा है, ठीक है। एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर लेते हैं इसको, जैसे इसे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, रिवाइज करते हैं। आपके पास टॉपिक है वेरिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन
विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको आपको डिस्कस करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए मुझे यहाँ पर गिवन है कि मैं वर्क फंक्शन मेरे पास है कि वर्क फंक्शन आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, ए से रिप्रेजेंटेशन करते हो। तो वर्क फंक्शन ए आपके पास है, उसका वेरिएशन टेम्परेचर T1 T2 V1 और वॉल्यूम V1 V2 के साथ आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जर्नल आपने जो वर्क फंक्शन के जो इक्वेशन देखी थी वो क्या देखी थी, A इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। जब डिफ्रेंशिएशन किया मैंने इसका तो ये मेरे पास हो गई डी ए इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस एंड माइनस एस डी टी। यदि बाय डेफिनेशन आप बात करें एंट्रोफी की, मुझे यहाँ पे यदि टी एस की वैल्यू मिल टी डी एस की वैल्यू मिल जाए तो मैं उसको यहाँ पे पुटअप करके इसको और सोल्व आउट कर सकती हूँ। तो देखिए बाय डेफिनेशन आप एंट्रोफी बोलते हो क्या, डी एस इज इक्वल टू क्या, रिवर्सिबल बाई टी। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे कहता है कि आपके पास जो डी यू होता है दैट इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू। ओके, यदि डी डब्ल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी डब्ल्यू नेगेटिव हो जाए, कैसे होगा डी डब्ल्यू नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन क्या है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो मैंने कहा डी डब्ल्यू तो हो गया नेगेटिव, और डी डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, पीडीवी। तो उस पीडीवी को मैंने क्या लिख दिया है भाई, माइनस पीडीवी। ओके, नाउ डी यू की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाती है, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल माइनस पीडीवी। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इजीली आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू आपके पास आ गई डी यू प्लस पी डी वी। ओके, नाउ इस डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू को उठाया और कहाँ पे पुटअप कर दिया भाई, डीएस के अंदर पुटअप कर दिया। तो डीएस क्या था आपके पास, डी क्यू बाई टी। तो डी क्यू क्यू की जगह मैंने रख दिया डी यू प्लस पी डी वी, जो नीचे देखिए इक्वेशन फॉर्म में आया था। ठीक है, मैंने उसको यहाँ पे पुटअप कर दिया। ठीक है, मैंने उसको यहाँ पर पुटअप किया। नाउ थोड़ा रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज किया तो क्या हो गया, टीडीएस इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास, डी यू प्लस पी डी वी। ओके, आपके पास टीडीएस मिल गया। अब आप इस टीडीएस की वैल्यू को उठाइए और इक्वेशन 2 में पुटअप कर दीजिए। इक्वेशन 2 में जैसे ही आपने पुटअप किया तो आपने क्या किया, जो आपके पास डी यू था वो पहला डी यू एज इट इज है, दूसरा डी यू कहाँ से आ गया, डी यू प्लस पी डी वी मैंने कहाँ से लिख दिया, ये इक्वेशन 5 से लिखा टीडीएस की वैल्यू। बाकी बची जो टर्म जो एस डी टी थी वो एज इट इज पड़ी हुई है। ठीक है, नाउ जो टर्म कैंसिल हुई वो क्या है, डी यू और डी यू प्लस पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव डी ए नेगेटिव डी यू से क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है। नाउ आपके पास बची हुई टर्म्स क्या है, बची हुई टर्म्स आपके पास यहाँ पर है डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी एंड माइनस एस डी टी। ओके, ये आपके पास यहाँ पर बचती है। यदि इस इक्वेशन के लिए मैं क्या करूं, आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक प्रोसेस टू, आइसोथर्मल प्रोसेस आप सभी को पता है जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, वॉल्यूम जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या हो गई, डी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू पीडीवी। और ऐसे ही दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू पीडीवी माइनस एस डी टी। अब देखिए यदि कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल का केस है, यदि आइसोथर्मल का केस है मतलब यहाँ पे टेम्परेचर वाली टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि वो तो जीरो हो गई। इसी तरह से सेकंड में जो वॉल्यूम वाली टर्म है वो कैंसिल आउट होगी। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचता है, डी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पीडीवी, और दूसरी साइड बचता है माइनस एस डी टी। ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया, डी ए बाई डी वी लिख लिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर हो गया, माइनस पी के बराबर। उसी तरह से डी ए बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, माइनस एस के बराबर हो गया है, माइनस एंट्रोफी के बराबर हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस में यहाँ पर क्या गया है, नेक्स्ट केस में यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ जो आपके पास हमने ये कहा कि सपोज कीजिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो हमने लिया था वो किसके लिए देख ले हम, वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंजेस के लिए। यदि मैं देखूं कि मेरे पास कोई भी वर्क फंक्शन, जब मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर किया एट दैट टाइम इनिशियल वर्क फंक्शन जो है A1 था और फाइनल जो वर्क फंक्शन क्या हो गया भाई A2। इसी तरह से वॉल्यूम V1 से V2, मतलब यहाँ पर मैंने A1 और A2 ले लिए जो कि इनिशियल एंड फाइनल वर्क फंक्शन है जब वॉल्यूम चेंजेस होती है V1 से V2। जब वॉल्यूम V1 से V2 चेंज होती है तो वर्क फंक्शन A1 टू A2 चेंज हो गए। नाउ मैंने उनको लिखा। ठीक है, जो आपके पास पीछे इक्वेशन आई है, इक्वेशन 6 को आइसोथर्मल कंडीशन पे सोल्व करने पे जो आपको मिला, ठीक है, वो क्या था, डी ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ओके, तो अब मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि वॉल्यूम एक्सटेंड की है V1 टू V2, इसी तरह से वर्क फंक्शन भी A1 से A2 एक्सटेंड हुआ है, तो इंटीग्रेट कर दिया इसको मैंने। इंटीग्रेशन करने पे आपने क्या देखा,
कि यदि मुझे यहाँ से क्या करूँ मैं, देखो मेरे पास पता है कि मेरे पास यदि 1 मोल ऑफ एन आइडल गैसेस की बात करूँ तो PV इज इक्वल टू nRT होता है। यहाँ से मुझे P की वैल्यू मिल सकती है इजीली। तो मैंने थोड़ा और इजीली इसको सोल्व करने के लिए मैंने P की वैल्यू को इसके अंदर पुटअप कर दिया। ठीक है, P की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुटअप कर दी, दैट इज RT बाई V। ओके, तो ये आपके पास हो गया RT बाई V। ओके, नाउ जो आपके पास RT ln V2 बाई V1, ये किसको सोल्व आउट करने पे हो गया, ऑन इंटीग्रेशन ऑफ RT बाई V इंटू DV एट फ्रॉम V1 टू V2। तो आपके पास ये आ जाता है RT ln V1 V2 बाई V1। ठीक है, अब आप सभी को पता है पीछे जब आपने वर्क फंक्शन की इक्वेशन देखी थी तो आपको पता है ये किसके बराबर था, ये बराबर था वर्क फंक्शन के। तो मैंने सिंपल क्या कर दिया, ए को किसके बराबर रख दिया, वर्क फंक्शन। लेकिन वर्क फंक्शन यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव टर्म्स थी, नीचे आपके पास नेगेटिव जो यहाँ पर सिंबल्स था ये था प्रेजेंट, तो मैंने वो वहां पर क्या कर दिया है, माइनस नेगेटिव वर्क फंक्शन यहाँ पर इसको राइट डाउन कर दिया है। ठीक है, तो ये होता है आपके पास वेरिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट वेरिएशन जो सेकंड टॉपिक आज का है, दैट इज वेरिएशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, आपके पास क्या है, गिव्स फंक्शन भी बोल सकते हो या गिव्स फ्री एनर्जी आप बोल सकते हो। किसके साथ देखेंगे, अब हम इसको देखेंगे विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, विद टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। ठीक है, तो आप गिव्स फ्री एनर्जी भी बोल सकते हो इसको, या फिर आप क्या बोल सकते हो भाई, आप इसको बोल सकते हो गिव्स फंक्शन। किसके साथ वेरिएशन देखेंगे, यहाँ पर आप इसका वेरिएशन देखेंगे विद टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। ठीक है, तो लिखिए, मैं इसको यदि डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा सा जर्नल आइडिया दूं तो मैंने क्या कहा, मेरे पास क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हो G से। ठीक है, वेरिएशन टेम्परेचर प्रेशर के साथ दे रहे हो, मतलब किसी ना किसी एक टेम्परेचर T1 के साथ। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर T1 एंड फाइनल टेम्परेचर क्या होगा आपके पास T2, इसके साथ आप इसका रिलेशन देखेंगे। ठीक है, इसके साथ आप इसका रिलेशंस देखेंगे, साथ ही साथ आप किसके साथ देख रहे हैं, प्रेशर के साथ, तो P1 प्रेशर होगा कहीं ना कहीं, और एक क्या है आपके पास P2 प्रेशर्स। ठीक है, तो इसके साथ ही इसका रिलेशंस आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। नाउ देखिए, आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं फ्री एनर्जी के लिए इक्वेशंस, इक्वेशन फॉर गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इक्वेशन फॉर फ्री एनर्जी भी बोल सकते हो या गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। इसके लिए आपको इक्वेशंस मैंने पीछे वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताई थी। क्या होता है भाई, गिव्स फ्री एनर्जी को G से रिप्रेजेंट किया, रो किसके बराबर था, H माइनस TS। जैसे वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, U माइनस TS, ऐसे ही G किसके बराबर होता है, H माइनस TS के। ठीक है, यदि आपको यहाँ पर H की वैल्यू पता है, ठीक है, आपको पता है वी नो H किसके बराबर होता है, H आपके पास बराबर होता है U प्लस PV के। U किसके बराबर होता है, U प्लस PV। मैं इनको इक्वेशन नाम देती हूँ, दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या है भाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, यदि मैं H की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं किसके अंदर, इन इक्वेशन फर्स्ट, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग value of H in इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुटअप कर दीजिए, करिए पुटअप, क्या होगा आपके पास, पुटअप करने पे मिलेगा आपको पास G, H की वैल्यू रख दिया आपने U प्लस PV, और TS वहां ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, TS वहां ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये मेरे पास होगी इक्वेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करती हूँ, इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर देती हूँ ऑन कंप्लीट डिफरेंशिएशन किसका, ऑफ इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड का कंप्लीट डिफरेंशिएशन कीजिए, तो dg क्या हो गया, G का डिफरेंशिएशन, ऐसे ही U का क्या हो गया भाई, du हो गया। ठीक है, PV का क्या हो गया, एक बार P के रेस्पेक्ट में PdV, दूसरा V के रेस्पेक्ट में VdP। ठीक है, नाउ एक बार क्या है, TS का करना है तो क्या हो जाएगा, एक बार T के रेस्पेक्ट में TdS और दूसरा किसके केस में SDT के हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई है 4, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 4। ओके, ऊपर जो मैंने लिखा है दैट इज इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 3 का आपने डिफरेंशिएशन आपने यहाँ पे किया है। ओके, ये आपके पास हो गया है। नाउ आपको एक रिलेशन और भी पता है, आपको एक रिलेशन पता होता है, क्या, कौन सा रिलेशन, एंट्रोफी के लिए, चेंज इन एंट्रोफी, चेंज इन एंट्रोफी।
आपको चेंज इन एंट्रोपी का क्या रिलेशन पता है भाई? आपको पता है ds किसके बराबर होता है? dq रिवर्सिबल अपॉन में क्या होता है आपके पास? t। ये आपके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने रीअरेंज कर लिया और ये मैंने यहाँ से क्या कर लिया, dq रिवर्सिबल की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है, ठीक है। मैंने इसके यहाँ से dq रिवर्सिबल की वैल्यू निकाली और वो यहाँ पर क्या लिख दी मैंने, TDS के इक्विवेलेंट। सपोज दिस वन इज द इक्वेशन नंबर, वो पीछे 4 थी तो ये होगी आपके पास 5। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, क्या करेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलेगी आपको, यदि मुझे वहां से dq रिवर्सिबल निकालना है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यदि मैं dq रिवर्सिबल निकालूं वहां से, आप सभी को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, du इज इक्वल टू dq प्लस w। ओके, ना मुझे यहाँ से dq रिवर्सिबल निकालना है तो मैं क्या कर दूंगी, du प्लस pdv, ठीक है। वर्क ऑफ एक्सपेंशन ले लिया तो ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर 6। आप इसको पूरा ओपन करके भी लिख सकते हो या डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसकी वैल्यू को, du की वैल्यू को, ठीक है। जो आपके पास आपके पास dq रिवर्सिबल जो वैल्यू है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसके अंदर, dq रिवर्सिबल की वैल्यू को, जो वैल्यू आई है उसको 6 से 5 में पुट अप कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूशन of value of dq रिवर्सिबल, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 6, किसके अंदर रख रहे हो भाई, इक्वेशन 5 के अंदर, यस पुट अप कर दीजिए 5 के अंदर। 5 आपके पास क्या है, dq रिवर्सिबल, ठीक है, उसकी जगह आपने क्या लिख दिया, डेल u प्लस आपके पास क्या आ गया, सॉरी दिस इज नॉट डेल, यहाँ पर ये क्या है भाई, du, स्मॉल चेंजेस के लिए, क्योंकि dq देखा है तो ये आपके पास क्या हो गया, du, ठीक है, du हो गया, प्लस में क्या है pdv, वो किसके बराबर दे दिया, TDS के बराबर, वो क्या हो गया, TDS के बराबर। सपोज दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 7 हियर। ओके, अब आपको TDS की वैल्यू मिल गई है, TDS की वैल्यू को उठाइए और जो पीछे इक्वेशन 4 थी उसके अंदर पुट अप कर दीजिए, ठीक है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, नेक्स्ट आप यहाँ पर लिख देते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी, TDS फ्रॉम इक्वेशन, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 7, फ्रॉम इक्वेशन 7 किस में रखेंगे, इनटू इक्वेशन 4, इक्वेशन, यस पीछे से इक्वेशन नंबर 4 क्या आई थी आपके पास, इक्वेशन नंबर 4 लिख दीजिए। इक्वेशन 4 आपके पास थी dg इज इक्वल टू क्या था भी आपके पास, du प्लस में क्या था, pdv, प्लस में क्या था pdv, प्लस में क्या था vdp था, फिर tds के साथ रिलेशंस था तो tds हो गया, और एक था sdt के साथ। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 थी, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने वैल्यू पुटअप किसकी करनी है, इसके अंदर आपने वैल्यू पुटअप करनी है TDS की, ठीक है। तो पुटअप कर दीजिए, देखिए आपके पास बाकी टर्म सेम रहेंगी, dg इज इक्वल टू du के साथ कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, pdv है एज इट इज रहेगा, vdp है एज इट इज रहेगा, लेकिन TDS आ गया है। TDS की वैल्यू क्या आई है, TDS की वैल्यू आई थी आपके पास यहाँ पर du प्लस में pdv, ओके। आगे की टर्म सेम है, दैट इज माइनस sdt। थोड़ा और ओपन करके लिख देते हैं इसको, dg क्या हो गया आपके पास, du प्लस pdv प्लस vdp माइनस du माइनस pdv माइनस sdt, ठीक है। नाउ कैंसिल होने वाली टर्म्स को कैंसिल कर दीजिए, प्लस du से माइनस du कैंसिल, प्लस pdv से माइनस pdv कैंसिल, ओके। बची हुई टर्म्स क्या लिखी आपने, बची हुई टर्म्स आपने लिखी dg किसके बराबर हो गया है भाई, वो हो गया है vdp माइनस sdt। ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है, आपके पास क्या बचता है, dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt, ओके। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर, पीछे इक्वेशन नंबर 7 थी तो इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 8, ये इक्वेशन नंबर 8 बन जाती है, ठीक है। dg चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। अब मुझे इसको किसके साथ देखना है, मुझे इसको दो कंडीशंस पे देखना है, एक आइसोथर्मल और एक आइसोबारिक, क्योंकि p एंड t के साथ हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला केस मैंने किसके साथ डिस्कस कर लेना है, आइसोथर्मल कंडीशंस पे, आइसोथर्मल
कंडीशंस पे, दूसरा किस पे करना है, आइसोबारिक कंडीशंस पे, या प्रोसेस आप बोल सकते हो। तो देखिए आइसोथर्मल आप सभी को पता है, आइसोथर्मल में जो dt रहेगा वो 0 रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही बारिक में dp रहेगा वो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। नाउ लिख दीजिए, आपके पास क्या था, आपके पास dg है। यस, आपके पास dg की वैल्यू गिवन है। dg इक्वेशन 8 पे अप्लाई कर दीजिए इन दोनों कंडीशंस को। ये क्या हो जाएगा, vdp माइनस sdt। नाउ देखिए यहाँ पर ये जो sdt है ये तो क्या हो गया, आइसोथर्मल के केस में 0, तो इट मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म्स SDT वो क्या हो गई, 0। बचा हुआ जो टर्म्स है वो राइट डाउन कर देते हैं हम। आपके पास क्या बचता है, DG इज इक्वल टू VDP, या इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, DG, और ये दोनों टर्म्स देखिए कांस्टेंट प्रेशर के कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आपने डिस्कस किए, तो ये क्या होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो DG बाई आपके पास क्या है, DP कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर हो गया, V के बराबर। ये किसके बराबर हो गया है, V के बराबर आपको मिल गया है। ठीक है, सेम केस अप्लाई कर दीजिए किसके ऊपर, सेम इसी तरह से हम किसके लिए करेंगे, आइसोबारिक के लिए। यस, आइसोबारिक क्या थी आपके पास, आइसोबारिक को 8th इक्वेशन पे अप्लाई कीजिए, DG VDP माइनस SDT। नाउ देखिए आपने क्या देखा, यहाँ आपने ये देखा था कि यहाँ पर DP तो क्या है, 0 है, तो ये DP तो 0 हो गया। इट मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म्स, ये पूरी की पूरी टर्म्स किसके बराबर, 0 के बराबर। बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास कांस्टेंट प्रेशर पे dg at constant pressure is equal to minus sdt at constant pressure। सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा dg at, क्या लिख सकते हो इसको आप इसको थोड़ा लिख सकते हो, dg by dt at constant pressure is equal to minus s, at constant pressure is equal to minus s। ठीक है, ये आपके पास किसके लिए आ गया है, आइसोबारिक के केस के लिए आ गया है। नाउ टू कैलकुलेट, नाउ हमें क्या करना है, टू कैलकुलेट द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, टू कैलकुलेट द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, किसके लिए, फॉर ए कंप्लीट प्रोसेस, फॉर ए कंप्लीट प्रोसेस अंडर isothermal condition, isothermal कंडीशन। यस, आइसोथर्मल कंडीशन गिव्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो मतलब आपके पास चेंजेस देखने हैं। ठीक है, यहाँ इसने एक चीज तो आपको क्लियर कर दिया, आइसोथर्मल कहा तो मतलब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर तो सेम है। ठीक है, साथ ही साथ इसने कहा है कि यहाँ पर हमने G1 लिया इनिशियल स्टेट, G2 क्या हो गई, फाइनल स्टेट। प्रेशर कब कब, प्रेशर P1 एंड P2, ये रिलेशन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इनके साथ रिलेशन क्या रहेगा आपके पास, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, आपने आइसोथर्मल प्रोसेस लिया था, तो अभी अभी जो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आप निकाल के लेके आए हैं, क्या निकाला था, अब फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपने क्या लिखा है, यू जस्ट राइट डाउन हियर दैट आपके पास जो डीजी था, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो किसके बराबर आया था, वीडीपी के बराबर आया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या कंसिडर किया, लेट्स यहाँ पर क्या है, G1 एंड G2, ये क्या है भाई आपके पास, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट किसकी, गिव्स फ्री एनर्जी की। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी, ओके, गिव्स फ्री एनर्जी के लिए है कब, व्हेन प्रेशर जो आपके पास है, व्हेन प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2, व्हेन प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2, जब प्रेशर P1 से P2 चेंज होता है तो गिव्स फ्री एनर्जी के अंदर चेंजेस क्या आते हैं भाई, गिव्स फ्री एनर्जी इनिशियल स्टेट G1 से कहां चले जाए, G2 पे चले जाए। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दीजिए इस इक्वेशन को, पहले वाली इक्वेशन को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसको सीधा यहीं से बोल देते हैं। नाउ इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑन
on integrating इक्वेशन फर्स्ट। यस, इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? आपके पास डीजी है, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया डीजी। कहाँ से कहाँ तक? गिव्स फ्री एनर्जी इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल टू क्या हो गया भाई आपके पास? वीडीपी। वीडीपी कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये प्रेशर P1 टू P2, प्रेशर P1 से P2। ओके, ये आपके पास आता है ना। 1 मोल ऑफ आइडल गैसेस के लिए ले लीजिए। यदि मुझे फॉर 1 मोल एंड आइडल गैस, for 1 mole of an idle gas, यदि आइडल गैस के 1 मोल के लिए आप डिस्कस करो तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो PV इज इक्वल टू nRT। n क्या हो गया? 1 हो गया है, तो PV क्या हो गया आपके पास? RT। तो यहां से आप किसकी टर्म निकाल सकते हो? V की टर्म भी निकाल सकते हो। पीछे आपने जो पीछे वाला केस किया था वर्क फंक्शन, उसमें P की टर्म निकाली थी, यहाँ पे आप V की टर्म्स निकाल रहे हैं, तो ये आपके पास हो गया RT बाई P। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड हियर। ओके, पुट अप कर दीजिए इस इक्वेशन को। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन, जो आपके पास पीछे इन प्रीवियस इक्वेशन लिख दीजिए। प्रीवियस इक्वेशन जो थी आपके पास, वो क्या थी आपके पास? दैट इज डेल जी। आप कह सकते हो कि मैंने उसको कुछ इस तरह से लिखा था, dg। ठीक है, कहां से कहां तक? G1 से G2 किसके बराबर था भाई? वो था आपके पास यहाँ पर P VDP। VDP था ना, VDP, ये इक्वेशन थी पीछे, ये जो थी इक्वेशन। ठीक है, इसको ऊपर वाली को इक्वेशन नंबर थर्ड दे देती हूँ मैं नाम। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। ये थी आपके पास इक्वेशन सेकंड। इसके अंदर मुझे यहाँ पर रखनी है प्रेशर्स के अंदर चेंजेस हमने यहाँ पर किए थे। प्रेशर P1 से P2 चेंज हुआ था। ठीक है, वैल्यूज पुट अप कर दीजिए। VDP के अंदर V की वैल्यू रखोगे, किसकी रखोगे? यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी V की। कहाँ से? इक्वेशन थर्ड से। ठीक है, रख दीजिए। वैल्यूज देखिए क्या है? प्रेशर P1 से P2। ओके, V की वैल्यू क्या आई है आपके पास? RT बाई P। बाकी टर्म्स V वो आपके पास गिवन है, दैट इज द DP। ओके, जब इसका इंटीग्रेशन होता है तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या मिलेगा आपके पास? ये था आपके पास DG। कहाँ से कहाँ तक? G1 टू G2। नेक्स्ट क्या आ गया अभी आपके पास? नेक्स्ट आपके पास आ गया है RT बाई P, और साथ ही साथ आया है DP, प्रेशर P1 से P2। इसका इंटीग्रेशन करना है। आपके पास क्या आ जाएगा? DG तो किस में कन्वर्ट हो गया? डेल G के अंदर। ऐसे ही कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है? RT है, RT को कांस्टेंट ले लिया। DP बाई P का इंटीग्रेशन, DP बाई P का इंटीग्रेशन कहाँ से? P1 टू P2। क्या आ जाएगा इसके लिए? ये आपके पास आ जाता है RT-ln, क्या आ गया? P2 बाई P1। ये आपके पास आ गया। ये आप इसको थोड़ा और इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो कि आपके पास क्या आ गया है? डेल जी इज इक्वल टू RT-ln P2 बाई P1। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ गया है। नाउ फॉर n मोल ऑफ एन आइडल गैस, यदि वो मैंने 1 मोल के लिए लिया था, फॉर n मोल ऑफ एन आइडल गैस, n मोल है तो आप इसके लिए क्या लिख दोगे भाई? n मोल के लिए dg इज इक्वल टू क्या? n मोल हो गया तो n, बाकी टर्म सेम, RT-ln P2 बाई P1। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। आपके पास किसके लिए? फॉर 1 n मोल ऑफ एन आइडल गैस के लिए। ठीक है, ये आपके पास n मोल ऑफ एन आइडल गैस के लिए आ गया है। और सिंप्लीफाई फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। यस, आपको बॉयल्स लॉ से एक रिलेशंस पता होता है। आपको क्या पता है? बॉयल्स लॉ वो एक रिलेशन देती है प्रेशर वॉल्यूम के बीच में। क्या देती है? दैट गिव्स ए रिलेशंस दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इस तरह का एक रिलेशन मिलता है। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो? P2 बाई P1 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज P1 बाई V2। ठीक है, इसको हम पीछे वाले इक्वेशंस के अंदर वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो उसके पास आपके पास क्या हो जाता है? उसके अंदर इक्वेशन पुटअप करने के बाद आपको क्या मिलेगा भाई? जो डेल जी की वैल्यू है उसके अंदर P2 बाई P1 जो था उसकी जगह V1 बाई V2 रख दीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? nRT, और क्या हो गया भाई? ln, पीछे क्या था? P2 बाई P1। ये इक्वेशन थी। तो इस इक्वेशन के अंदर इसको पुटअप कर दीजिए। क्या हो जाएगा? डेल जी इज इक्वल टू
nRT ln V1 बाई V2। तो इस तरह से भी आप मतलब V2 और V1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ये स्टूडेंट समराइज कर लेते हैं एक बार वेरिएशंस ऑफ गिब्स फंक्शंस विद टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। देखिए हमने क्या किया है, गिब्स फंक्शन का वेरिएशंस देखना है, जी का वेरिएशंस देखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा जी। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, जी। जी का वेरिएशन किसके साथ, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज मैंने यहाँ पर ली। नाउ देखिए मुझे पता है कि आपने क्या कहा है कि जब भी आप गिब्स फ्री एनर्जी के लिए इक्वेशन लिखते तो क्या लिखते हो, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ठीक है, यही आप लिखते हो। ओके, इसी तरह से आपको ये भी पता है कि यदि मुझे यहाँ H की वैल्यू पता हो तो H की वैल्यू क्या होती है भाई, आपके पास U प्लस पीवी। मैंने H की वैल्यू को उठाया और G की वैल्यू के अंदर पुटअप कर दिया, तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पर आपके पास बन जाता है G इज इक्वल टू U प्लस पीवी, क्योंकि H की वैल्यू क्या है आपके पास, U प्लस पीवी है ना, U प्लस पीवी थी, तो आपने यहाँ U प्लस पीवी की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दिया, माइनस टी एस ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट था। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया, नेक्स्ट स्टेप में इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर दिया गया, कंप्लीट डिफरेंशिएशन किया गया। जब कंप्लीट डिफरेंशिएशन किया तो आपको यहाँ पर मिला dg इज इक्वल टू du, क्योंकि g का डिफरेंशिएशन dg हो गया, u का डिफरेंशिएशन du हो गया, pv का दो के रेस्पेक्ट में होगा, एक बार प्रेशर के एक बार वॉल्यूम के, तो pdv और vdp हो गया। इसी तरह से ts का डिफरेंशिएशन दो टाइम्स होगा, एक बार t ds और दूसरा s dt, एक बार टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, एक बार एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया। ठीक है, नाउ अब आपको पता है कि यदि मुझे यहाँ पर TDS की वैल्यू, जैसे पीछे आपने हेल्मोल्ट्स के केस में देखा था, उसी तरह से मैंने यहाँ पे TDS की वैल्यू निकाल लेनी है। तो TDS की वैल्यू किससे निकाल सकते हो भाई, एंट्रोपी से। एंट्रोपी पता है क्या होती है, DQ रिवर्सिबल बाई T होती है, ये सभी को पता है आप लोगों को, एंट्रोपी बाई डेफिनेशन आप इसको लिखते हो। तो यहाँ से DQ रिवर्सिबल क्या हो सकता है भाई, आपके पास TDS हो गया है। ठीक है, थोड़ा DQ रिवर्सिबल की वैल्यूज आप और भी फाइंड आउट कर सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जिसमें आपके पास कहते हैं कि DU क्या होता है आपके पास, वो होता है DQ रिवर्सिबल प्लस PDV होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे DQ निकालना था तो मैंने DQ रिवर्सिबल को साइड ले लिया। ठीक है, नाउ DQ रिवर्सिबल की वैल्यू जो थी आपके पास वो क्या आई, DU प्लस PDV, उसको उठाया और किसके अंदर रख दिया भाई, DS के अंदर रख दिया। ठीक है, तो वहां से आपके पास TDS की वैल्यू मिल जाती है, TDS इज इक्वल टू DU प्लस PDV। नाउ आपने कुछ नहीं करना है, इस TDS की वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन 4 के अंदर पुटअप कर दो। ठीक है, इक्वेशन 4 के अंदर पुटअप करो। इक्वेशन 4 के अंदर जब इसको पुटअप करोगे तो आपके पास क्या आता है, देखिए डीजी जो था वो एज इट इज है, यस डीजी आपके पास एज इट इज रहेगा। उसके बाद आप किसको लिखते हो, उसके बाद आप लिखते हो वहां पर DU को। ठीक है, वहां पर DU एज इट इज है, PDV VDP एज इट इज है, लेकिन TDS की जगह अब आपने वैल्यू रख देनी है DU प्लस PDV। DU प्लस PDV आपने वहां पर वैल्यू लिख दी है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुटअप की है। ओके, नाउ देखिए ये वैल्यू पुटअप करने के बाद जो टर्म्स कैंसिल आउट होती है उनको कैंसिल कर देंगे, DU से DU कैंसिल, PDV से PDV कैंसिल, बाकी बची हुई टर्म्स जो है वो क्या आ जाती है, DG इज इक्वल टू VDP एंड SDT। नाउ क्योंकि हम इसका वेरिएशन किसके साथ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ, तो एक बार हमने आइसोथर्मल कंडीशन ले ली, दूसरी कंडीशन आइसोबारिक ले ली, एक बार प्रेशर के साथ कांस्टेंट प्रेशर, एक बार कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अपने देखा कि dt तो 0 हो गया, तो जो इस 8th इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 8th जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है, दिस वन इज द 8th इक्वेशन, इसके अंदर जो t की टर्म थी वो क्या हो गई आपके पास, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गई, 0 हो गई। बाकी बची हुई टर्म्स क्या आ गई, dg इक्वल टू VDP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप इसको थोड़ा और सोल्व आउट करके क्या लिख सकते हो, dg बाई dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू v। ओके, नाउ इसी तरह से आप आइसोबारिक कंडीशंस को ले लीजिए। आइसोबारिक कंडीशन में आपने कहा डीपी तो क्या हो गया, 0 हो गया है। इट मींस यहाँ पर जो VDP वाली टर्म थी जिसमें DP था वो तो क्या हो गई, 0 हो गई। बाकी बची टर्म किसकी, SDT की। ठीक है, तो SDT आ गया आपके पास कांस्टेंट प्रेशर, थोड़ा रीअरेंज किया, dg बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, माइनस s के लिए। नाउ नेक्स्ट केस में हमने कहा कि हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर ए कंप्लीट प्रोसेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आपने यहाँ पर क्या देखना है, आपने कंप्लीट प्रोसेस के लिए देखने के लिए चल पड़े हम आइसोथर्मल के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोल दिया आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, T1 इज इक्वल टू T2। ओके, बाकी
यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे हमारे पास प्रेशर के अंदर चेंजेस हुआ, जैसे ही प्रेशर P1 से P2 गया तो इनिशियल स्टेट G1 की कहाँ चले गई, G2, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी कहाँ से कहाँ चेंज हो गया, G1 टू G2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया G1 इज द इनिशियल स्टेट, G2 इज द फाइनल स्टेट ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। कब, जब प्रेशर चेंज होता है P1 टू P2। ओके, तो यहाँ पर जो आपके पास ये इक्वेशन जो मैंने आइसोथर्मल के केस से लिया था, यहाँ से जो आपके पास यहाँ जो ऊपर गिवन है आइसोथर्मल का केस जब आपके पास आया था, जिसमें से आपके पास ये इक्वेशन आई थी dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू vdp। इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे भाई, g1 का g का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, G1 टू G2, और VDP की टर्म्स का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, प्रेशर के रेस्पेक्ट में। देन जब हमने उसका इंटीग्रेशन किया तो हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि आपके पास 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस के लिए यदि मुझे यहाँ से V की वैल्यू मिल जाए, मुझे यहाँ से V की वैल्यू मिल जाए तो मैं उसको इक्वेशन के अंदर पुटअप कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस इक्वेशन के अंदर जो V की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ से निकाल ली, PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो PV इज इक्वल टू RT हो गया, क्योंकि n मोल्स, n क्या ले लिया मैंने, 1 मोल ले लिया है। तो यहाँ से आपने V की वैल्यू निकाल ली RT बाई P, यहाँ से आपने क्या वैल्यू निकाली है, RT बाई P। तो इस इक्वेशन को इस वैल्यू को, V की वैल्यू को उठाया, और जो आपके पास पीछे इक्वेशन थी dg इज इक्वल टू VDP, तो V की जगह मैंने उसको पुट अप कर दिया, तो V की जगह आपके पास क्या हो गया, RT बाई P, ये आ गया है। ओके, ना इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, RT है, वो मैंने बाहर ले ली। ठीक है, RT टर्म मैंने इसके अंदर से बाहर ली, इसके अंदर से जब मैंने बाहर लिया तो आपके पास अंदर बचा dp बाई P। उसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होना है, उसका इंटीग्रेशन होना है P1 से P2 तक। ठीक है, तो P1 से P2 इंटीग्रेशन कराया तो आपके पास क्या हो गया, ln P2 बाई P1। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इक्वेशन आपके पास आ जाती है, डेल जी इज इक्वल टू RT ln P2 बाई P1। ओके, नाउ इसको यदि आप वॉल्यूम की टर्म्स में लिखें तो भी लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि आपको पता है कि देखिए ये तो आपके पास 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस के लिए थी, इसको n मोल ऑफ आइडल गैस के लिए लिखा तो n इसके आगे लगा दिया, क्योंकि मैंने n मोल्स ले लिए, पूरा इक्वेशन सेम रहेगा, सिर्फ n मोल के लिए लिख दिया nRT ln P2 बाई P1। नाउ यदि मुझे इसी इक्वेशन को वॉल्यूम की टर्म में लिखना हो तो मैं क्या करूंगी, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग मुझे पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो वहां से मेरे पास P2 बाई P1 क्या वैल्यू आ जाती है, V1 बाई V2। तो आपके पास यहाँ देखिए नीचे, यहाँ पे आपके पास P2 बाई P1 था, ठीक है, उसके अंदर पुटअप कर दीजिए किसकी वैल्यू, P2 बाई P1 की क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर V1 बाई V2। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर यदि समराइज कर दूं, यदि मैं यहाँ पे समराइज करूं जो आज हमने पढ़ा है उससे कौन कौन सी इक्वेशंस आपके पास निकल के आई, तो सबसे पहले आपने किसके लिए किया था, सबसे पहले आपने किया था किसके लिए, वर्क फंक्शन, दैट इज डेल ए। ठीक है, डेल ए किसके बराबर आया था आपके पास, nRT एंड ln क्या आया था, V2 बाई V1। ठीक है, 1 से मिनट, यहाँ पर मेरे पास साइन आया था नेगेटिव, डबल इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, ये मैंने नेगेटिव साइंस थोड़ा, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको नेगेटिव साइंस को रिप्रेजेंट करूं, दिस वन इज नेगेटिव साइन, दिस वन इज द नेगेटिव साइंस, और ये किसके बराबर है, सारा का सारा डेल ए के बराबर। ये किसके बराबर है, डेल ए। कब कंडीशंस थी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, ये आपके पास केस आया था, तो इस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो। सेकंड इक्वेशन अभी आपके सामने अभी भी आई है, वो क्या है देखिए, सेकंड इक्वेशन आपके पास आई है डेल जी किसके बराबर आया है भाई, nRT ln P2 बाई P1। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन डेल जी के लिए भी आप लिख सकते हो, क्या हो सकती है भाई, nRT, दिस वन इज द n और ये आपके पास g है, दिस वन इज g, दिस वन इज हियर g, और ये आपके पास है nRT किसके बराबर हो गया, ln V1 बाई V2। ठीक है, तो ये आपके पास 3 जो है इक्वेशन आ गई है। इसके ऊपर बेस्ड जब भी आपके पास न्यूमेरिकल पूछे जाएं तो आप इजीली क्या कर सकते हो भाई, न्यूमेरिकल्स को सोल्व आउट कर सकते हो। दोनों को हमने देख लिया है, किस किस को देखा है, वर्क फंक्शन का वेरिएशन देखा, ठीक है, दूसरा किसका देखा, गिव्स फ्री एनर्जी का वेरिएशन आपने देखा है। यस, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, ठीक है, फ्रॉम 5 लीटर टू 50 लीटर एट 300 केल्विन, कैलकुलेट चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द गैस। ठीक है, आपको गिव्स फ्री एनर्जी गैस की फाइंड आउट करनी है। नाउ देखिए आपको गिवन क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट देखिए आपको कहा गया है टेम्परेचर क्या गिवन है, 300,
केल्विन, आइसोथर्मल है, एक जैसा रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, एन कितना गिवन है भाई, 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस, तो हमने कहा 1 मोल गिवन है। दूसरा क्या गिवन है भाई, वॉल्यूम गिवन है, V1 वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम क्या है 5 लीटर, सेकंड क्या है आपके पास 300 लीटर, दोनों गिवन है। नाउ अब आपको क्या निकालना है, गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल जी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अभी अभी जब मैंने आपको पीछे डेरिवेशन कराया तो उसके अंदर मैंने आपको डेल जी के लिए 2 फॉर्मूले लिखे थे। क्या क्या लिखा था, एक लिखा था nRT ln P2 बाई P1 और दूसरा लिखा था डेल जी इज इक्वल टू nRT ln V1 बाई V2। अब आपको यहाँ से डिसाइड करना है, क्योंकि आपको गिव्स फ्री एनर्जी के लिए फॉर्मूला तो पता है, बट आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आपको यहाँ पर देखना है। गिवन चीजों के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रेशर गिवन नहीं है, तो इट मीन्स आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला इक्वेशंस। ठीक है, तो सेकंड जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशंस को सोल्व आउट कर दीजिए। ठीक है, क्या है आपके पास भाई प्रॉब्लम लिखिए, आपके पास डेल जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, मुझे डेल जी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हो गया nRT ln V1 अपॉन V2। एन की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, एन की वैल्यू 1 मोल। ठीक है, आर की वैल्यू आप सभी को पता होता है, गैस कांस्टेंट होता है, गिवन ही होती है वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। तो आप इसको क्या लिख देते हैं भाई 8.314। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आपको लिखना है टी, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन गिवन है। उसके बाद आपने क्या लिखना है ln एल एन, अब आपके पास क्या है V1 बाई V2, V1 कितनी 5 अपॉन में कितना हो गया 50। थोड़ा आप इसको और सोल्व आउट कर सकते हैं इजी तरीके से। यदि मैं ln को log में कन्वर्ट कर दूं, तो log में कन्वर्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 1 इंटू 8.314 इंटू 300 log 5 अपॉन 50, कट के क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो log 10 की वैल्यू जो आती है आपके पास वो क्या आती है 1, तो log इनवर्स हो गया ये। तो यहाँ से आप क्या निकाल देते हो भाई, यहाँ से आपके पास आ जाता है, क्योंकि माइनस इनवर्स जाएगा ना log इनवर्स। ठीक है, तो log 10 इनवर्स बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये, मैं इसको यहाँ पे और इजीली लिख दूं कि आपके पास क्या होगा 2.303 इंटू 1 इंटू 8.314 इंटू 300 और क्या बन गया आपके पास ये अब log 10 इनवर्स, log 10 का इनवर्स आपके पास बन गया है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2.303, 1 का 1 किससे मल्टीप्लाई करना है 8.314 इंटू 300, log इनवर्स का हो गया 1। तो आपके पास ये सोल्व आउट होकर वैल्यू आ जाती है कुछ 5744.1 जूल। ठीक है, 0.1 जूल, ये आपके पास यहाँ पर आंसर आता है किसके लिए, गिव्स फ्री एनर्जी के लिए। ठीक है, तो इजी था, आपको फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए, गिवन चीजें आप देख लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ये आपको यहाँ पर देखना होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द चेंज इन फ्री एनर्जी when the compression of 1 mole of CO2 at 50 degree Celsius from 5 atm to 50 atm atmosphere pressure जो है आपके पास, assume that CO2 behave like an ideal gas। आपसे क्या पूछा गया है, शुरू में ही बोल दिया गया है आपसे, इसने पूछा है कि डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, कब, जब नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स इसने दिए आपके पास 1 मोल। ठीक है, टेम्परेचर कितना दिया है भाई, टेम्परेचर दिया है 57 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रेशर P1 दिया है, प्रेशर P2 दिया है, क्या क्या है 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, डेल जी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला आपके पास क्या यूज होगा, डेल जी यहाँ पर अप्लाई होगा क्या, डेल जी यहाँ पर क्या लिखा है भी आपके पास, डेल जी यहाँ पर हो जाता है 2.303 nRT, मैंने इसको log में ले लिया है इसीलिए मैंने 2.303 पहले ही लिखा, log आपके पास क्या था P2 बाई P1, क्योंकि यहाँ पर किसका जिक्र है आपके पास, आपको गिवन क्या है
प्रेशर गिवन है तो मैंने प्रेशर वाली टर्म्स जो यहाँ पर ले ली है, ठीक है। नाउ वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। जब आप वैल्यू पुटअप करते हैं तो देखिए पहले आपको यूनिट्स देखनी होती है कि क्या वो इक्वल एसआई के अंदर है या नहीं है। एटीएम एंड मोल सारे क्या है एसआई में, लेकिन डिग्री सेल्सियस के अंदर है। तो पहले मैं क्या करूंगी, इसको किस में कन्वर्ट करूंगी, केल्विन के अंदर। तो 57 के अंदर यदि मैं 273 मिक्स कर दूं, 2 ऐड कर दूं, तो क्या हो गया, अभी वो आपके पास 330 केल्विन, ठीक है। ये आपके पास केल्विन में हो गया। अब बाकी सारी चीजें गिवंस हैं, आपको सिर्फ ओनली पुटअप करना है। पुटअप करने के बाद देखिए क्या आता है, 2.303, एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू आपको पता होती है क्या होती है, 8.314, ठीक है। टी कहाँ गिवन है, टी गिवन है 330। उसके बाद क्या दे रखा है आपके पास, लॉग P2 कितना है, P2 आपके पास है 50 और आपके पास 5 डाउन में गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इसको सोल्व आउट कर लीजिए, log 10 आ गया है। आपके पास क्या आता है भाई, यहाँ से 2.303 इंटू 8.314 इंटू 330 इंटू log 10 1 हो जाएगा। तो इन तीनों की जो मल्टीप्लीकेशन होगी वही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था आपके पास गिव्स फ्री एनर्जी के लिए। यस स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर आपने क्या देखा, गिब्स फंक्शंस एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शंस का वेरिएशंस देखा। किसके साथ देखा, हेल्महोल्ट्ज का आपने देखा, किसके साथ, हेल्महोल्ट्ज का देखा आपने टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के साथ, और दूसरा आपने जो गिब्स फंक्शन का देखा वो देखा टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपके पास ये दोनों टॉपिक्स कवर होते हैं। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर हमने इसके न्यूमेरिकल पार्ट को भी डिस्कस किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।